नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आरएएस मेंस के सब्जेक्ट के लिए हमने यूट्यूब पे एक श्रृंखला शुरू की थी। हालांकि बीच में कुछ कारणों की वजह से वो रुक गई थी। अब ये फिर से हम शुरू कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में नीति शास्त्र के काफ़ी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। अब उनके आगे जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो इस वीडियो से अपन शुरू करेंगे और धीरे धीरे करते हुए नीति शास्त्र को ख़त्म करेंगे। उसके बाद लोक प्रशासन और ऐसे ही मैनेजमेंट, लॉ, साइकोलॉजी आदि सब्जेक्ट लेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आरएएस मेंस के अंदर लिखने के लिए हमारे पास अच्छा सा मैटर हो, प्लस हमारे अंदर वो स्किल डेवलप हो सके कि कैसा भी प्रश्न आए हम उनका अच्छे से उत्तर दे सकें। इसीलिए हमने यूट्यूब पे श्रृंखला शुरू की है और करंट अफेयर में आपकी हेल्प करने के लिए हमने करंट अफेयर की डेली पीडीएफ भी आपको देने की कोशिश की है। उसके अंदर केवल जनरल वे में कि केवल छोटी सी पीडीएफ बना के और वन लाइनर बना के इस तरह से दे दे, ये हमारी थ्योरी नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आप एडिटोरियल्स भी पढ़ें और जो काम की न्यूज़ है वो भी पढ़ें। इससे आपके दिमाग में क्वेश्चंस के आंसर फ्रेम करने की एक जो क्षमता डेवलप हो सके। और इन करंट अफेयर के जो एडिटोरियल्स हैं इनका उपयोग आप न केवल करंट अफेयर के प्रश्नों में, बल्कि आप जो स्टैटिक के पोर्शन हैं जैसे नीति शास्त्र हो गया, लोक प्रशासन हो गया, और भी जो सारे सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी हो गया और हिस्ट्री हो गया, वहाँ पे भी इनका उपयोग कर सकते हैं। सवाल के अंदर आप करंट की जो चीज़ें डालते हैं तो उसका एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करके हम शुरू करते हैं नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में अब तक हमने नीति शास्त्र क्या होता है, मानवीय मूल्य, प्रशासकों, नेताओं, जो समाज सुधारकों आदि से क्या शिक्षाएं मिलती है वो पढ़ा था। फिर हमने नैतिक संप्रत्यय पढ़े। उसके बाद हमने लोक और निजी जीवन में नीति शास्त्र की क्या भूमिका होती है, प्रशासनिक मूल्य कौन कौन से होते हैं, ये सारे पढ़ लिए थे। और इन सब के वीडियोज़ भी यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। इसके अलावा आपको अगर इनकी पीडीएफ की ज़रूरत है तो वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे जल्दी आपको उपलब्ध करा देंगे। आज का टॉपिक है अभिवृत्ति, यानी कि एटीट्यूड। एटीट्यूड होता क्या है इसको देखते हैं। अगर जनरली हम एटीट्यूड किस चीज़ से समझते हैं, जो हमारी एक बाल मन में या फिर एक हमारे युवा मन में होता है कि कोई भी एटीट्यूड, जैसे किसी के व्यवहार को देख के हम बोलते हैं कि बंदा एटीट्यूड वाला है या बंदी एटीट्यूड वाली है, बड़ा एटीट्यूड रखती है। वो चीज़ एटीट्यूड नहीं होता, बल्कि वो एक तरह का घमंड या एक तरह की जो है वो ना समझ होती है। अभिवृत्ति का जो एक जनरल मीनिंग होता है वो होता है रुझान, यानी किसी चीज़ के बारे में आपका क्या रुझान है। जैसे आप किस दल को पसंद करते हो, सत्य के प्रति आपकी क्या विचारधारा है, लोगों के प्रति आपकी क्या विचारधारा है, तो वो आपका रुझान होता है। जैसे कि आप उदारवादी प्रवृत्ति के हो, आप रूढ़िवादी प्रवृत्ति के हो, आप जो है वो विकासवादी प्रवृत्ति के हो। राजनीतिक दलों में भी जो है अलग अलग दल होते हैं, जैसे कोई वामपंथी दल हो गया, कोई दक्षिणपंथी दल हो गया। तो आपका जो मतदान व्यवहार या आपके सोचने का नज़रिया या आपकी जो विचारधारा है वो कौन से दल के प्रति है, यही सारा अभिवृत्ति होते हैं। तो अभिवृत्ति जो है वो मेन एक मनोवैज्ञानिक प्रोसेस होता है। इसको हम आगे देखते हैं। अभिवृत्ति जो है वो एक मनोवैज्ञानिक कोई भी विषय हो गया, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, कोई विषय हो गया, कोई समूह हो गया, कोई भी विचार हो गया, उनके प्रति जो है आपके मतलब सकारात्मक या नकारात्मक भावों की जो मानसिक स्थिति आपके अंदर जो उत्पन्न होती है उसको ही हम अभिवृत्ति कहते हैं। अब ये अभिवृत्ति जो है वो 3 टाइप से होती है। एक तो संज्ञानात्मक पक्ष में होती है, यानी किसी भी विषय के बारे में आप कैसा ज्ञान रखते हो, उसके बारे में जो जानकारियाँ जुटाते हो वो है। फिर उसके अनुरूप आपके मन में कैसे विचार आते हैं, वो भावनात्मक पक्ष होता है। और इन दोनों को ही जो मिला के आप व्यवहार में भी ऐसी चीज़ें लाते हो। जैसे आप एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पश्चिमी देशों के अंदर, जैसे अमेरिका के अंदर जो ब्लैक्स होते हैं उनके प्रति सामान्यतः जो है वो नकारात्मक अभिवृत्ति पाई जाती है। तो कोई भी जो वाइट व्यक्ति होगा वो पहले कहीं अखबार में या कहीं पत्रिका में, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह जो है उनके बारे में पढ़ेगा और हर जगह उनके बारे में लिखा आ रहा है कि ये लोग बुरे होते हैं, इनका इस तरह की जो है प्रवृत्ति ख़राब होती है, ये इस तरह के होते हैं। और भी
कई तरह की जो चीज़ें उनके बारे में सुनेगा, तो उसकी भावनाओं में धीरे धीरे उनके प्रति एक नकारात्मक वृत्ति आनी शुरू हो जाएगी। और जब भी वो ब्लैक व्यक्ति को देखेगा तो उसके व्यवहार में भी जो इस तरह की प्रवृत्ति आएगी कि उनसे घृणा करेगा, उससे हाथ नहीं मिलाएगा, उससे दूरी बना के रखेगा, लोगों को भी बताएगा कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो यही हमारी अभिवृत्ति होती है। यानी कि किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय जैसे कि विचार, वस्तु, व्यक्ति, इनके बारे में जो है सकारात्मक या नकारात्मक भावों की जो उपस्थिति होती है वो अभिवृत्ति कहलाती है। जैसे अभी हमारे वर्तमान में जैसे वेस्टर्न कल्चर की तरफ हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड चल रहा है आजकल कि भाई जैसे हम भी पिज़्ज़ा खाएं, हम भी पार्टियों में जाएं, हम भी जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहे, तो ये जो है वो सकारात्मक अभिवृत्ति देखने को मिलती है। लेकिन जो हमारे जो पुरातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो है वो पश्चिमी संस्कृति जो है वो ख़राब है, और साइंस भी इसको प्रूव करती है कि फास्ट फूड हो गया या फिर जो है वो शादी की प्रवृत्ति, जो शादी की जो व्यवस्था है उसको तोड़कर लिव इन में जाना, ये सब गलत चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये भी जो एक प्रकार की अभिवृत्ति होती है। किसी व्यक्ति का एटीट्यूड उस तरफ होता है, किसी का जो है वो पारंपरिक मूल्यों के प्रति होता है। तो यही जो है एक अभिवृत्ति से संदर्भित किया जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अभिवृत्ति क्या होती है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि किसी भी मनोवैज्ञानिक विचार, जो विषय ब्रैकेट में लिख सकते हो, विचार, व्यक्ति, वस्तु आदि के प्रति सकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक भावों की जो उपस्थिति है वो अभिवृत्ति कहलाती है। इसके 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया कि जो कोई व्यक्ति काले व्यक्ति उसे नफरत कर सकता है अगर उनके बारे में अच्छे से नहीं अगर उसने इस नेगेटिव विचार ही पढ़ रखे हो, उसके व्यवहार में भी ऐसी चीज़ें आने लग जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है, और यही चीज़ें जो है वो हर जगह नहीं आएगी। जैसे अगर वो अमेरिका के अंदर है तब तो ऐसे विचार आएंगे, उनके प्रति नेगेटिव विचार आएंगे, और जो है वो अफ्रीका में जाएगा तो उसके व्यवहार में चीज़ें नहीं आएगी। तो ये भी कहा जाता है कि अभिव्यक्ति में जो है वो संज्ञानात्मक और भावात्मक 2 पक्ष तो एनी टाइम मौजूद रहते हैं, लेकिन व्यवहारात्मक पक्ष हमेशा मौजूद रहे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति के प्रति आप बुरी चीज़ें रखते हो, तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे वो व्यक्ति आपसे शक्तिशाली है, तो आप व्यवहार में जो है उससे घृणा नहीं करोगे। व्यवहार में तो आप बहुत अच्छे से उससे पेश आओगे, लेकिन मन में उससे घृणा करते हो। तो अभिव्यक्ति में वैसे तो 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, लेकिन व्यवहारात्मक पक्ष हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर आप ब्लैक से घृणा करते हो और अफ्रीका में चले गए, तो वहाँ पे अगर आप ब्लैक से जो है व्यवहार में इस तरह की जो प्रवृत्ति रखोगे कि उनसे दूरी बना के रखूँ, ये सब चीज़ें रखूँ, तो फिर आप पे आफत आ सकती है। इसलिए जो है व्यवहार में ये चीज़ें नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। हाँ, ये आपको मैंने बता ही दिया सारा पूरा ये। तो आगे चलते हैं। अब अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या होती है, मतलब फीचर्स ऑफ एटीट्यूड, मतलब क्या क्या गुण, कैसे पता लगा सकते हो कि ये अभिवृत्ति है। तो एक तो जो है आपको सवाल भी पूछा जा सकता है कि अभिवृत्ति की विशेषताएं बताइए। तो एक तो इसमें जो है वो इनको जनरली सीखते हैं हम, ठीक है। बचपन से माँ के पेट से सीख के नहीं आता, बाहर आके, जैसे आज समाज में भी ऐसा है कि उक्त जाति उच्च जाति है या उक्त जाति निम्न जाति है, इस जाति के लोग अच्छे होते हैं, इस जाति के लोग खराब होते हैं। ब्लैक और वाइट के प्रति भी ऐसी है। महिलाओं के प्रति भी इस प्रकार की अभिवृत्ति होती है कि महिलाएं जो है वो बात को जैसे पचा नहीं सकती, या फिर उनको जो है पर्दे में रखा जाना चाहिए। तो ये सब अभिवृत्ति जो है वो बाहर समाज से, टीवी मीडिया आदि से, अखबारों से, लोगों से, इनसे शिक्षण संस्थाओं से, इनसे सीखते हैं। जैसे ये नकारात्मक अभिवृत्तियाँ सीखते हैं, वैसे पॉजिटिव एटीट्यूड भी सीखते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड जैसे कि आप लोकतंत्र का मूल्य सीखते हो, समानता, कि भाई सब समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। लोकतंत्र में जनता के जो है विचारधारा को सुना जाना चाहिए, सबको जो है क्या कहते हैं उसको, उनके प्रतिनिधित्व का अधिकार होता है, और बंधुता का गुण, स्वतंत्रता का गुण, ये सब चीज़ें जो है सकारात्मक एटीट्यूड होते हैं। ये भी जो है हम समाज से, इनसे सबसे सीखते हैं। तो सामान्यतः इनको सीखा जाता है, माँ के पेट से नहीं, मतलब जन्मजात नहीं होती है, ठीक है। और इस पे जो है 2 कारक होते हैं, एक तो आनुवंशिक कारक होते हैं और एक बाह्य कारक होते हैं। पहले तो यही माना जाता था कि बाह्य कारकों का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बाह्य कारकों से ही व्यक्ति सीखता है। लेकिन वर्तमान में साइकोलॉजिकल स्टडी हुई है, उसमें ये भी बताया गया कि कुछ मात्रा में जो है आनुवंशिक कारकों का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति के पिता अगर जो है वो नस्ल भेदी व्यवहार वाले हो, या फिर किसी लिंग भेदी व्यवहार वाले हो, ठीक है, और अपने व्यवहार में भी जो है इस तरह की चीज़ें ला रहे हो,
तो इसकी संभावना भी होती है कि उसके बेटे में भी जो इस तरह के गुण आ सकते हैं, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है, 100% हो ये ज़रूरी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत अंश हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद अभिवृत्ति के अंदर जो है वो 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष होते हैं, ठीक है। मतलब उसकी जानकारी, फिर उसके मन में उसके बारे में सोचना, और व्यवहार में जो इंद्रिय है वो भी उस तरह से एक्ट करती है, मुंह, कान, ये सब चीज़ें, ठीक है। और अभिवृत्ति जो है वो एटीट्यूड है, वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक विषय ही है, क्योंकि वो मन में इस प्रकार विचार चलते हैं, और ये जो है वो साइकोलॉजिकल मतलब उसके दिमाग में ऐसी विचारधारा आएगी तभी वो व्यवहार में लाएगा, तो ये मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित होता है, ठीक है। अब कई बार ये भी होता है कि अभिवृत्ति अस्थायी भी होती है, उनमें चेंज नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे परिवेश में रहता है जहाँ जातिवाद का मूल्य बहुत ही ज़्यादा उसको महत्व दिया जाता है कि तुम उच्च जाति के हो, बाकी ये जो जाति है वो निम्न जातियाँ है, इनसे दूरी रखा करो, इनसे थोड़ा अलगाव रखा करो, इस तरह की चीज़ें उसमें कूट कूट के भर दी गई है। तो ये संभावना है कि वो जो है स्थायी रूप से उसके अंदर बैठ जाती है, और बहुत प्रयास करके जो है उसको निकाल सकता है, और सामान्यतः वो निकलती नहीं है। तो सामान्यतः ये जो है वो स्थायी प्रवृत्ति की भी होती है। तो ये भी कहा जाता है कि क्या प्रशासक की जो है वो अभिवृत्तियों को चेंज किया जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से, उनसे तो कराया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से उसको बदला जाए ये भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि प्रशासक एक समाज का ही अंग होता है। वो जिस समाज से आएगा, मतलब जिस परिवेश से आएगा, वहाँ के गुण उसके अंदर ज़रूर होंगे, ठीक है। वो अगर चाहे उन गुणों को दबाना और प्रैक्टिस करे, तो वो जो है वो जो प्रशासन के जो गुण होते हैं, जैसे समानता, समता, बंधुता, ये सब चीज़ें वो आराम से सीख सकता है। इसलिए जो है वो ट्रेनिंग देके भी सुधारा जा सकता है। लेकिन इस बात की 100% श्योरिटी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है पूरी तरह से जो है वो उच्च मूल्यों को सीख ही ले, जैसे वस्तुनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ उसके अंदर जो उसके समाज परिवेश के गुण आते ही आते हैं। उसके बाद अभिवृत्ति में व्यक्ति को प्रेरित करने की क्षमता ही होती है। प्रेरित करने की क्षमता ऐसे कि भाई जैसे कोई व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति को प्रकट करता है कि भाई उक्त दल अच्छा है या उक्त चीज़ें अच्छी है, और उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, तो दूसरे भी उसकी तरफ मतलब प्रभावित होते हैं, ठीक है। उसके बारे में वो अकाट्य तर्क रखता है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। फिर अभिवृत्तियों की तीव्रता भी जो है अलग अलग होती है। तीव्रता मतलब कि जैसे किसी में महिला तीव्रता मतलब कि जैसे अलग अलग अभिवृत्तियाँ हो गई कि महिलाओं के प्रति, जैसे किसी में तो अच्छे गुण होते हैं कि महिला समान होती हैं, किसी के अंदर जो है वो ये होता है कि महिलाएं जो है वो उनको जैसे मतलब अपने से हीन समझा जाना चाहिए, या किसी के अंदर जाति के प्रति हो गई, किसी के अंदर राजनीति के प्रति हो गई। तो ये सारी जो है प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के अंदर होती है। अब इनकी जो तीव्रता यानी इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ये अलग अलग होता है। जैसे कोई व्यक्ति राजनीति के प्रति कौन से दल को पसंद करता है, वो उसके अंदर ज़्यादा प्रकट होगा, तो वो बार बार राजनीति की बातें करेगा। किसी के अंदर महिलाओं के प्रति जो विचारों की तीव्रता होगी तो बार बार महिलाओं के बारे में बात करेगा। किसी के प्रति जाति वाली जो है ये अभिवृत्ति की तीव्रता होगी तो बार बार जाति के बारे में जो है बात करेगा, जातियों के बारे में तर्क देगा कि ऐसा था, ये पुराने वेदों में ये लिखा हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था, आज के समय ऐसा होता है, वो इस तरह से बात करेगा, ठीक है। तो ये जो है वो इसमें होता है। उसके बाद अभिवृत्ति जो है वो उसके विकल्प कौन से बनते हैं कि व्यक्ति किसी के प्रति या तो सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक, कि भाई एक तो व्यक्ति ऐसा होता है जो जाति व्यवस्था का पूरा समर्थक हो सकता है, और एक जो है पूरी तरह जाति व्यवस्था को ख़त्म करने वाला हो सकता है। एक तो ये हो सकते हैं, और तीसरा ये भी हो सकता है जो उनका मीड वाला हो, कि सकारात्मक भी हो, नकारात्मक भी, कि जाति की ये चीज़ें तो अच्छी है और ये चीज़ें ख़राब है, तो ये जो चीज़ें ख़राब है उनका ख़त्म किया जाना चाहिए, बाकी जाति व्यवस्था अच्छी है। इस तरह से जो है वो अभिवृत्ति अपनी दर्शा सकता है। फिर अभिवृत्ति के अंदर जो है वो केंद्रीयता के गुण पाए जाते हैं, यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं ना वो मतलब कहीं ना कहीं आके उसके मत, विश्वास, मूल्य आदि का ही निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें सरलता और जटिलता दोनों होती है। भी किसी के तो एटीट्यूड को समझना बहुत ईजी होता है कि वो एकदम से प्रकट कर लेता है, तब आप उसको आराम से जो है वो पकड़ लेते हो। और किसी के अंदर जो है ये मूल्य इतने गहराई से बैठे हुए होते हैं और वो विचारधारा में इस तरह की बातें नहीं ला पाता, तो उनको जो है वो जान पाना बहुत कठिन होता है, ठीक है। फिर इनमें एक संजाल होता है। संजाल का मतलब एक कॉम्प्लेक्स, एक जाल होता है इस तरह से, ठीक है। तो इसके केंद्र में जैसे कि सबसे पहले तो कोई मत बनता है उसका कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है या ये फलान जो महिलाएं अच्छी होती है, तो एक मत बना दिया कि महिलाएं जो है अच्छी होती है या बुरी होती है, ठीक है। इस मत को जो है वो अपने धीरे धीरे उसके संज्ञान में विकास करता है। इस मत से जो है उसका विश्वास बनता है। विश्वास कैसे बनेगा कि जैसे उसने विचारधारा बना ली कि महिलाएं बुरी होती है, ठीक है, तो
ये तो उसका मत बन गया। अब वो कई खुदा न खास्ता उसको जो है ऐसी चीज़ें दिख गई कि वास्तव में उसकी उस मत की पुष्टि करते हैं, जैसे कि किसी महिला ने किसी पुरुष को धोखा दे दिया, या फिर जो है वो मतलब वो महिलाएं भी जो है वो उस अपने विचारों में जो है पुरुषों के प्रति इस तरह की विचारधारा रखती है, उसने सुन लिया ऐसा, ठीक है। तो मत उसका एक परफेक्ट विश्वास बन जाएगा, ठीक है। उसका विश्वास बन जाएगा कि वास्तव में महिलाएं तो बुरी होती हैं, ठीक है। तो ये विश्वास जो है उसको ढक लेगा। अब ये विश्वास से जो है उसके मूल्य निर्मित होते हैं। मूल्य निर्मित यानी कि अब ये लंबे टाइम तक चलेगा और उसके व्यवहार में भी आना शुरू हो जाए। वो लोगों को भी बताएगा कि देखो महिलाएं बुरी होती है। मैंने एक दिन वहाँ देखा था कि वो महिला उसके पति को ऐसे पीट रही थी और कुछ कर नहीं रही थी। वो महिला जो है सोशल मीडिया पे इतने सारे फ़ोटो इस तरह से जो है अपलोड करती है और मतलब अश्लीलता का जो है प्राकट्य करती है। तो ये उसके विश्वास उसके मूल्य में आने शुरू हो गए। इस मूल्य से ही धीरे धीरे उसकी अभिवृत्ति का निर्माण होता है, जो धीरे धीरे स्थायी हो जाती है। फिर उसको भले कितने ही आप तर्क दे दो कि नहीं महिला अच्छी होती है, पर वो उस बात को मानता ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे उसकी अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं और अभिवृत्ति से ही फिर धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी आना शुरू होगा। जब भी उसको मौका मिलेगा महिलाओं पे बात करने के लिए, उसको कहीं भाषण देने के लिए बुला लिया, तो वो ऐसे ऐसे तर्क रख के जो है महिलाओं की हीनता के बारे में बताएगा कि लोग जो है सोच भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे जो है किसी के व्यवहार का निर्माण होता है। यानी पहले आपको मत मिलता है कहीं से कि ये चीज़ें जो है बुरी होती है, फिर अगर वो रियल में उसको देख ले तो उसका विश्वास भी बन जाता है, फिर वो उसका मूल्य बन जाएगा। मूल्य यानी कि लोगों को भी बताएगा इस तरह से, और धीरे धीरे फिर उसके अभिवृत्ति का निर्माण होगा और उसके व्यवहार में भी ऐसी बातें आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो है अभिवृत्ति का एक संजाल पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि अभिवृत्ति के क्या गुण होते हैं। एक तो जन्मजात नहीं होती है, आदमी सीखता है। इसमें जो है आनुवंशिक कारकों का कम बल्कि सामाजिक कारकों का ज़्यादा योगदान होता है। ये सामान्यतः स्थायी होती है, मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित होती है। 3 पक्ष पाए जाते हैं इसमें, और इसके अलावा इसका एक संजाल पाया जाता है। इसमें केंद्रीयता का गुण होता है। ये सब चीज़ें अपन देख सकते हैं इसमें। अब अगर आगे चले, अभिवृत्ति और मूल्यों में क्या तो डिफरेंस होता है, क्या इनमें समानता होती है। तो मूल्य तो मतलब अपन ने पढ़ा ही था कि किसी जो है वो समाज या व्यवस्था के वे जो है वो प्रचलित आदर्श होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को जो है वो क्या कहते हैं ना, उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो ये अभिवृत्ति किस तरह से मूल्यों में परिवर्तित होती है, ठीक है, ये अपन देखते हैं। तो मूल्य भी सीखे जाते हैं, जन्मजात नहीं होते, व्यवहार परिवेश से ही सीखता है। अभिवृत्तियाँ भी जो है वो परिवेश से ही सीखते हैं। दोनों स्थायी होते हैं, ठीक है, और एक बार नियमित हो जाने के बाद इनमें परिवर्तन आसान नहीं होता है, ठीक है। और दोनों ही जो है व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करते हैं। पर दोनों में डिफरेंस ये देखें तो अभिवृत्ति जो होती है, एटीट्यूड जो होता है ना, वो एक मनोवैज्ञानिक विषय होता है, इसके मन में बैठी हुई चीज़ें होती है। और मूल्य तो वो बाहरी परिवेश से सीखता है, समाज से, और सामान्य और जर्नलिस्ट होते हैं। जैसे कि मूल्य कैसे कि कोई एक जाति हो गई, उसका मूल्य ऐसा हो गया कि पर्दा प्रथा अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होती है, ठीक है। तो वो उनका मूल्य होता है, ठीक है, वो सारे समाज वाले उसको मानेंगे। लेकिन अभिवृत्ति जो है वो इंडिविजुअल होती है। इंडिविजुअल यानी कि जैसे उस जाति के अंदर कोई व्यक्ति है, वो शायद ये मान सकता है कि पर्दा प्रथा अच्छी नहीं होती, ठीक है, या फिर उसका खुद का मूल्य हो सकता है कि लोकतंत्र, समानता, इस तरह की बातें हो सकती है, या उसके अंदर महिलाओं के प्रति हीन दृष्टि या महिलाओं के प्रति अच्छी दृष्टि, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो वो तो जो है पूरे व्यापक तरीके से हो गया और ये इंडिविजुअल बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अभिवृत्ति हमेशा जो है मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति होती है, जबकि मूल्य जो है सामान्य प्रवृत्ति के प्रति होते हैं। यानी वो मन में ही उसके विचार हो गए, जबकि ये सामान्य प्रवृत्ति के हो गए। और मूल्य जो है वो अमूर्त होते हैं, मतलब इमोर्टल, दिखते नहीं है वो ऐसे, इसलिए उसका जो संबंध है ना वो किसी वस्तु विशेष से नहीं होता। जबकि अभिवृत्ति जो है वो मूल्य के बाद की अवस्था है। मूल्य एक बार पूरा जो है मतलब कठोर होने के बाद फिर अभिवृत्ति निर्माण होता है। तो उसमें जो है वो इसका संबंध किसी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष से भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो अहिंसा को अपना मूल्य मानता है कि मैं तो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाला हूँ, ठीक है। तो अहिंसा से रिलेटेड जो भी बातें होगी या जो भी संगठन होंगे उनको वो अच्छा मानेगा। जैसे कि पशुओं के प्रति जैसे एक संस्था काम करती है उनके हिंसा को रोकने के लिए, पेटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, तो उनके प्रति वो सकारात्मक अभिवृत्ति रखेगा। और जो भी मांसाहारी जो चीज़ें होगी उनके प्रति वो नकारात्मक रहेगा, अपने व्यवहार में भी इस तरह की बातें बोलेगा वो, ठीक है। KFC जैसी संस्थाओं के प्रति वो बुरी विचारधारा रखेगा इस तरह से, ठीक है। बलि प्रथा, कुरीतियों को वो गलत मानेगा कि भाई ये चीज़ें गलत है, ये पशुओं के प्रति क्रूरता दिखाती हैं, ठीक है। और इसके बाद मूल्य है, उनमें परिवर्तन अगर होता है तो अभिवृत्तियाँ भी बदल जाती है। जैसे कोई समाज है, पहले उसने जो है वो
सती प्रथा को जो है अच्छा मान रखा था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो है वो शिक्षा आदि का प्रचार प्रसार हुआ, तो उन्होंने जो सती प्रथा को माना कि वास्तव में ये चीज़ गलत है, किसी महिला की गरिमा आदि के प्रति जो ये खिलवाड़ है उसका। तो ये परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे वहाँ के लोगों में, अभिवृत्तियों में परिवर्तन हो गया कि वास्तव में जो है वो सती प्रथा किसी महिला के स्वतंत्रता, उसकी गरिमा, उसके जीवन का अधिकार छीन लेती है। तो ये जो है वो धीरे धीरे बदल जाती है और फिर सती प्रथा को गलत मान लिया जाता है और नई जो भी मूल्य है वो उनको सही मान लिया जाता है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति के मूल्य सांप्रदायिक होते हैं तो वो हमेशा जो है वो दूसरों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखेगा, जो भी दूसरे धर्मों के प्रति, कि भाई हमारा धर्म अच्छा है, उनका धर्म खराब है। और धीरे धीरे ऐसा होने लग जाए कि उसको किसी ने अच्छी शिक्षा दे दी कि धार्मिक समन्वय या दोनों जो धर्म अच्छे होते हैं, कोई भी धर्म जो आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है, सभी यही दिखाते हैं, इंसानियत जो है सिखाते हैं। तो अगर उसमें ये चीज़ें आ जाती है तो धीरे धीरे उसकी अभिवृत्ति में ही परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो अभिवृत्तियों में चेंजेस जो है वो समाज में या मूल्यों के परिवर्तन के साथ साथ हो सकता है, ठीक है। तो मूल्य और अभिवृत्ति जो है वो दोनों में क्या समानता होती है कि दोनों जैसे, एक तो मतलब दोनों जो है वो सीखे जाते हैं, स्थायी होते हैं, जन्मजात नहीं होते हैं, आसानी से इनमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ये। और इनमें अगर विभेद देखें तो वो जो मनोवैज्ञानिक विषय होता है, जबकि ये जो है एक सामाजिक और इस तरह का विचार होता है। वो जो है वो एक व्यक्ति विशेष के लिए होता है, वो ये पूरा जो है समूह या समाज के लिए होता है, ठीक है। इस तरह से अपन देख सकते हैं। आगे देखें, अगर अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है, यानी कि अभिवृत्तियाँ कैसे फॉर्मेट होती है पूरी, ठीक है। तो जनरली तो यही होता है, व्यक्ति जो है अपने परिवेश से, समाज से सीखता है, उसको जो मूल्य सिखाए जाते हैं। जैसे बचपन में वो घर में रहता है तो माँ उसको त्याग, करुणा, ममता ये सब चीज़ें सिखाती है। पिता उसको समर्पण का भाव सिखाता है, शेयर करने का भाव भाई बहन सिखाते हैं, ठीक है। ये मूल्य बन गए। फिर धीरे धीरे उसकी अभिवृत्ति में भी ये चीज़ें आती हैं। फिर वो बाहर समाज से इंटरेक्शन करता है, गली में जाता है, लोगों दोस्तों से बात करता है, तो उसमें भाईचारा वगैरह ये होती हैं। लेकिन अगर उसको किसी ने वहाँ नकारात्मक मूल्य सिखा दिए कि भाई हमारी जाति अच्छी है, उस जाति में है हम, या निम्न जाति में है, इस तरह के दूसरी जाति के प्रति घृणा रखने का भाव है, महिलाओं के प्रति हीन भावना है, ठीक है, ये चीज़ें भी उसके धीरे धीरे अभिवृत्तियों में आ जाती है। तो मतलब जो ये आपके, इसके अलावा वो टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, ठीक है, स्कूल में जाता है, टीचर से सीखता है, ठीक है, आसपास का समाज सिखाता है उसको, ये सब चीज़ें बाहरी परिवेश ही उसमें ज़्यादा मैटर करता है। तो सामाजिक और व्यक्तिगत कारक उसमें ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, आनुवंशिक कारक कम करते हैं। पहले तो यही मानते थे कि आनुवंशिक कारक तो रोल प्ले करते ही नहीं है, लेकिन अभी जो है काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्टडी हुई है तो उसमें ये बताया गया कि इनका भी जो है थोड़ा बहुत रोल होता है, ठीक है। मतलब और बल्कि जो इन्होंने ये भी कहा कि केवल उन अभिवृत्तियों पर पड़ता है जहाँ पे मतलब आंतरिक प्रेरणाएं जो होती है, उसकी गट लेवल की जो इंटरेक्शन होती है, उन पे ही उसका जो है वो प्रभाव पड़ता है, पूरे पे नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कुछ विषयों के प्रति, उसकी खान पान के प्रति, उसकी विचारधारा के प्रति, ऐसी चीज़ें होती है जो वास्तव में उसकी आंतरिक चीज़ों से संबंधित होती है, वहाँ पे ही उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये मतलब मेन इसमें अभिवृत्तियों के कैसे निर्माण होता है वो अपन ने देखा है। उसके बाद अगर आगे चले तो यही मतलब सामाजिक और व्यक्तिगत कारक कौन से होते हैं, तो एक तो उसकी आवश्यकता पूर्ति, यानी जिससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसकी हित सत्य हैं, ठीक है। जैसे कोई उसकी हेल्प करता है किसी चीज़ से, बच्चे उसकी हेल्प करते तो उनमें मतलब उनके प्रति उनकी जो है पूरी एक अभिवृत्ति का निर्माण होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसको जो प्रदत्त सूचना यानी गिवन इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यानी कि जैसे समाज ने उसको क्या इन्फॉर्मेशन दी, या फिर उसके जो है वो सहपाठियों ने, उसके माता पिता ने उसको क्या इन्फॉर्मेशन दी, उसके सोशल मीडिया से, उसको जो है मीडिया से, अखबारों से, इनसे जो भी सूचनाएं मिलती है वो सारी जो है उसको अभिव्यक्तियों का निर्माण करने में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आगे देखें अपन तो अपने सिलेबस में दे रखा है नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति। यहाँ से भी सवाल पूछने की प्रवृत्ति रही है आरपीएससी की। तो नैतिक अभिवृत्ति क्या होती है, यानी कोई भी नैतिक विषय जो भी है, जैसे कि सत्यनिष्ठा, समानता, वस्तुनिष्ठा, समर्पण, ठीक है, ये सब जो गुण हैं इनके प्रति उसकी अभिवृत्ति कैसी है। कोई धर्म मतलब ये जो नैतिक जितने भी हो गए, समर्पण के प्रति उसका कैसा भाव है,
समानुभूति के प्रति उसकी क्या क्या सोचना है, तो ये सब चीज़ें उसमें आती है। यानी जो भी नैतिक नियम और ज्ञान को पहले तो उसके बारे में पहचान करता है, वो कहीं भी पढ़ता है उनके बारे में, किसी से सुनता है, तो वो उसके संग ज्ञान में आ गई, यानी ज्ञान में उसके ये बातें बैठ गई। उसके बाद जो है वो वास्तविक व्यवहार में मतलब उसका लाना कि भाई जैसे कोई समानुभूति को अच्छा गुण मानता है, उसकी अभिवृत्ति में ही समानुभूति घुस गई, तो जहाँ भी पीड़ित व्यक्ति को देखेगा झट से जाके उसकी हेल्प करेगा, ठीक है, तो ये उसके व्यवहार में आ गई। भावनात्मक यानी कि समानुभूति का गुण उसके अंदर है, ठीक है, तो किसी को पीड़ित देगा तो उसको खुद को भी पीड़ा महसूस होगी और वो इस तरह से जो है व्यवहार करेगा, जैसे उसको कई बार रोना भी आ सकता है, तो ये जो उसके भावनात्मक पक्ष में होते हैं, ठीक है। अब नैतिक अभिवृत्ति के गुण क्या होते हैं, यानी कैसे जो है वो नैतिक अभिवृत्ति पहचान की जा सकती है। तो एक तो सम्मान, कोई व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, ठीक है, तो पता लगता है कि वास्तव में इसमें जो है नैतिक नियमों की जो अभिवृत्ति है उसकी दूसरों के प्रति अच्छी वाली अभिवृत्ति है। संगठन, समाज और उसका जो भी होगा परिवार, उनके प्रति वो निष्ठा रखेगा, ठीक है, उनके जो हित के लिए कार्य करेगा, तो उससे भी पहचान सकते हैं कि वास्तव में उसमें नैतिक अभिवृत्ति है। इसके अलावा सत्य, निष्ठा, दयालुता, इन सब चीज़ों से उसकी नैतिक अभिवृत्ति की पहचान की जा सकती है। तो नैतिक अभिवृत्ति क्या होती है, नैतिक नियमों का ज्ञान, उन्हीं के अनुरूप आचरण तथा भावनाओं में भी जो है उनका उनके अनुरूप जो है उसकी जो सकारात्मक या नकारात्मक जो भाव देखे जाते हैं उसको नैतिक अभिवृत्ति बोलते हैं। इनकी पहचान हम किसी व्यक्ति में इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कोई वो दूसरों का सम्मान करता है, निष्ठा के भाव रखता है, या फिर नैतिक जो ये सत्यनिष्ठा, दयालुता, इनके प्रदर्शन से भी इसको पहचाना जा सकता है। उसके बाद जो है वो नैतिक अभिवृत्ति का महत्व क्या है, तो प्रशासन में तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इंडिविजुअल लाइफ में, निजी जीवन में भी बहुत महत्व है। कोई भी व्यक्ति अगर नैतिक अभिवृत्ति उसकी अच्छी है, जैसे वो समानुभूति, करुणा, दया, ममता, इन सब को मानता है और उसका एटीट्यूड उस प्रकार का ही बना हुआ है, तो उसका व्यवहार बहुत सहज होगा, लोग उसको लाइक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार का ही है तो उसके नैतिक रूप से सही निर्णय तक पहुंचने में भी उसकी मदद मिल सकती है, ठीक है। और हर व्यक्ति अगर नैतिक अभिवृत्ति के प्रति एक सकारात्मक वो एटीट्यूड मतलब सकारात्मक रुझान रखता है, तो समाज में प्रति व्यक्ति खुशहाली इस तरह भी बढ़ेगा कि हर व्यक्ति खुश रहेगा, कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, ये भी है। समाज में शांति, सौहार्द, भाईचारे की स्थापना भी हो सकती है। भौतिकवाद और जो अध्यात्मवाद है, भौतिकवाद यानी कि हम जो चीज़ें कि मुझे ये बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। और इन चीज़ों का जो है एक बार इन इच्छाओं का तो अंत नहीं होता, लेकिन व्यक्ति जब एक लेवल ऐसा आ जाता है कि इन सबको प्राप्त कर लेता है तो उसमें जो है वो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, मतलब उसमें साइकोलॉजिकल टेंशन उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी चीज़ को रोकने के लिए अध्यात्मवाद हेल्प देता है कि ये जो संसार है वो नश्वर है, आपका जीवन जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, तो उसमें अगर आप प्रभु भजन करते हो या जीवात्मा प्राणी मात्र कल्याण के लिए काम करते हो तो उसमें आपको जो सुख मिलता है वो भौतिकवाद के सुख से कई बड़ा सुख है। तो ये चीज़ पहचानने में ये नैतिक अभिवृत्तियाँ बहुत बड़ी एक भूमिका अदा करती है। उसके बाद जो है वो जैसे लोगों में क्रोध, ईर्ष्या, नकारात्मकता जैसे क्रियाकलापों पर नियंत्रण आराम से हो सकता है। और नैतिक अभिवृत्ति से प्रेरणा पाकर कोई भी व्यक्ति जो है संवेदना, सहिष्णुता और आदि का विकास कर सकता है, ठीक है। अब नैतिक अभिवृत्ति को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, तो एक तो इसमें अंतरात्मा की आवाज़, यानी व्यक्ति में अगर अंतरात्मा की आवाज़ का गुण अच्छा है, मतलब वो उसको पहचान सकता है आराम से, तब वो उसको आराम से मतलब क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा पॉजिटिव वे में ही आती है, ठीक है। सद्गुणों का उसको ज्ञान होता है, शुभ जो है उसके बारे में वो सोचता है। लॉ भी जो है उसको नैतिक अभिवृत्ति सिखाती है, लॉ में क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है ये भी बताई जाती है। शिक्षक जो होते हैं वो भी इसको सिखाते हैं। कर्तव्य धर्म जो होता है उससे भी उसको प्रेरणा मिलती है। नैतिक इच्छा शक्ति, आध्यात्मिक और धार्मिक संगठन होते हैं, नैतिक चिंतक, समाज सुधारक, ये सब विचारक इनको दे सकते हैं। अब प्रशासक के लिए कैसे नैतिक अभिवृत्ति होनी चाहिए, उसका जो है दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, तो उसमें समानुभूति का मूल्य, सहानुभूति का मूल्य, करुणा, मतलब ये पूरा बोल वचन ही है सारा। आपको ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है जो मूल्य होते हैं प्रशासनिक मूल्य, जैसे समानुभूति, सहानुभूति, करुणा, जन सेवा की भावना, निस्वार्थ कर्तव्य की भावना,
भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने का गुण, संज्ञानात्मक तार्किकता, यानी कि कोई भी चीज़ उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसमें पहले सोचे, वो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे कि वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है। जैसे कई बार व्हाट्सएप पे जो इस तरह के वायरल मैसेज चलते हैं कि ये घटना हो गई एकदम से, तो एकदम से उग्र नहीं होगा, उसको फटाफट फॉरवर्ड नहीं करके उसके जो भी उसके आसपास का जो भी इन्फॉर्मेशन है या कहीं से उसकी पुष्टि करे, उसके बाद उसको चाहे तो आगे भेजे। तो ये चीज़ भी होनी उसमें ज़रूरी है। निष्काम कर्म से भावना करना, निष्काम कर्म भावना से कर्म करना, यानी कि इस तरह का विचार रखना कि ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, इस तरह का व्यवहार रखना कि कुछ भी हो जाए मुझे तो अपना कर्म करना है, ठीक है, उसका परिणाम की मुझे चिंता नहीं है, ये वाले भाव से काम करना। नेतृत्व का गुण उसमें होना चाहिए, वो भी उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है। पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, जो भी प्रशासन के जो बेसिक मूल्य हैं उनके प्रति उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा ना, तो वो निश्चित रूप से अच्छा कार्य कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे जो है राजनीतिक अभिवृत्ति, तो ये टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि इस तरह से वीडियो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे राजनीतिक अभिवृत्ति क्या होती है, कैसे इसका विकास होता है। अभी इसके तो 4-5 सवाल है वो देख लेते हैं जो आज हमने पढ़ा उसमें। एक तो अभिवृत्ति क्या है, आप इससे क्या समझते हैं? तो किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु जो भी है उसके प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावों की उपस्थिति अभिवृत्ति कहलाती है। विशेषताएं क्या होती है? ये जो है स्थायी प्रकार की होती है, जन्मजात नहीं होती है, वो समाज से सीखता है, केंद्रीयता का गुण होता है, संजाल पाया जाता है इनमें, ठीक है। और इस तरह से आप इनमें लिख सकते हो। अभिवृत्ति का विकास किस प्रकार से होता है? तो इसका विकास जनरली पहले मानते थे कि आनुवंशिक कारकों से नहीं होता है, लेकिन वर्तमान में इसमें थोड़ी बहुत भूमिका वो भी निभाते हैं। और मेन रूप से इसका जो वो है वो सामाजिक और जो सांगठनिक कारण होते हैं, जैसे कि उसकी इच्छाओं के हिसाब से उसके जो आसपास का परिवेश है, शिक्षक, समाज, परिवार, मीडिया, ये सब उसमें भूमिका निभाते हैं, ठीक है। नैतिक अभिवृत्ति क्या है? तो नैतिक नियमों के प्रति जो उसके सकारात्मक और नकारात्मक भावों की उपस्थिति जो व्यवहार में भी लाए या फिर उसमें भावनाओं में भी हो, वो नैतिक अभिवृत्ति कहलाती है। प्रशासक के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रशासक को अगर उसमें नैतिक अभिवृत्ति यानी समानुभूति, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, इन गुणों के प्रति उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो उसी के अनुरूप वो अपने व्यवहार में लाएगा उसको और उस प्रकार से कार्य करेगा, तो एक अच्छे प्रशासन की स्थापना होगी। सुशासन जिसका मूल तत्व यही है कि लोगों की भागीदारी, समर्पण, ठीक है, और समानता, बंधुता, ये सब चीज़ें, विधि का शासन, इनकी स्थापना आराम से हो पाएगी, ठीक है। आगे अपन कल देखेंगे राजनीतिक अभिवृत्ति क्या होती है, या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारतीय राजनीति में इसका किस प्रकार से विकास हुआ है, प्रशासक की राजनीतिक अभिवृत्ति किस प्रकार से होनी चाहिए, ये सब देख लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आता है तो इसको आप लाइक करना और आगे शेयर करना, जिससे हमें और मोटिवेशन मिल सके कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाए जाए। थैंक यू।